अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि पीपीएससी वन पेपर के लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। मतलब क्या कि पीपीएससी का जो वन पेपर है, एमसीक्यूज एक पेपर होता है जिसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं। उसमें कुछ एमसीक्यूज जनरल साइंस के होते हैं, कुछ पाकिस्तान अफेयर्स के होते हैं, कुछ जनरल कंप्यूटर के होते हैं और कुछ इंग्लिश के होंगे और कुछ जनरल मैथ के भी होंगे। तो मैंने अभी फ़िलहाल जनरल साइंस का पोर्शन उठाया है। इसके 2 लेक्चर्स हैं जिनके अंदर मैं एक पेपर को कवर करूँगा। अब उसके लिए अभी ये पहले लेक्चर का ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं जी। पहले आपने याद रखना है, अर्थक्वेक जब आता है तो आप कोई पूछे कि अर्थक्वेक आता है तो उसको मालूम कैसे करते हैं। तो आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि वो कहते हैं जी कि आज अफगानिस्तान में जैसे पिछले दिनों में आया ज़लज़ला अर्थक्वेक, तो वो कहते हैं उसकी ना रिक्टर स्केल पे बोलते हैं। रिक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत जो है ना वो 6.9 है, या रिक्टर स्केल पे उसकी शिद्दत जो है ना वो 5 है, या रिक्टर स्केल पे उसकी शिद्दत जो है वो 8 है। तो ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल साथ करते हैं रिक्टर स्केल, यही असल में क्या होता है। रिक्टर स्केल अर्थक्वेक की शिद्दत को या अर्थक्वेक को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने याद रखना है जी, रिक्टर स्केल असल में क्या होता है, एक ऐसा स्केल है जो कि ज़लज़ले को या अर्थक्वेक को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जी, ग्रेविटी को किसने मेजर किया था और किस चीज़ से मेजर किया जाता है। असल में ग्रेविटी होती क्या है? ग्रेविटी ये होती है कि न्यूटन एक साइंसदान था, वो अपने वक्तों में ना एक सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। तो एक सेब का दरख्त ऊपर से गिरा नीचे, तो वो सोचने लगे कि ये सेब का दरख्त से जो सेब है वो टूट के नीचे आया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो उसने वहाँ से फिर ये कंक्लूजन निकाला, नतीजा निकाला कि जो ज़मीन होती है वो हर चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। और वो जिस कुव्वत से अपनी तरफ खींचती है उसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटी। उसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटी। ग्रेविटी असल में वो फोर्स होती है जिसके ज़रिए ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो इसका मतलब है ग्रेविटी वाला जो आइडिया है वो किसके जहन में आया था? जाहिर सी बात है न्यूटन के जहन में आया था, जो मैंने कहा था सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और सेब के गिरने को सोचने लगे कि सेब नीचे क्यों आया। तो वो नीचे आया था ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से। अब बाद में उसको पैमाइश करने के लिए ग्रेविटी को जो आला इस्तेमाल किया गया, हमेशा याद रखना जिस चीज़ के एंड पे मीटर हो वो डिवाइस होगी। तो यानी कि एक ऐसा आला जो ग्रेवी निकला ग्रेविटी से, तो यानी जो ग्रेविटी को पैमाइश करने के लिए आला इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते थे, ग्रेविमीटर। तो उम्मीद है कि ये पहले 2 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। रिक्टर स्केल अर्थक्वेक को मापने के लिए इस्तेमाल होता है और ग्रेविटी को मेजर करने के लिए ग्रेविमीटर इस्तेमाल होता है। और ग्रेविटी सबसे पहले किसने मालूम की थी? न्यूटन ने। अब चलते हैं जी, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपने एक शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अब वो अगर है अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा मिकदार में। तो ज़्यादा मिकदार में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है इन यूनिवर्स, कायनात के अंदर? तो कायनात जो होती है इसके अंदर ज़मीन भी आ जाती है, आसमान वाली चीज़ें भी आ जाती हैं, और आसमान के अलावा जो खला के अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं, सियारे हो गए, सितारे हो गए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो किस में आएंगी? यूनिवर्स में। यूनिवर्स को उर्दू में कहते हैं कायनात। अगर ज़मीन आए तो फिर यही लेना है, और अगर यूनिवर्स आए तो इसका मतलब है सारा जहान ही लेना। तो यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट यानी ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे यूनिवर्स के अंदर कौन सा पाया जाता है? हीलियम। और तीसरे नंबर पे कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है यूनिवर्स के हिसाब से। यूनिवर्स के हिसाब से हमने याद रखना, सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में हाइड्रोजन होता है, उसके बाद हीलियम होता है। हाइड्रोजन को H से जाहिर करते हैं, हीलियम को H और साथ छोटा सा E डाल देते हैं, इसका मतलब होता है हीलियम। और ऑक्सीजन को O से जाहिर करते हैं। तो पहले नंबर पे हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर पे हीलियम और तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन यूनिवर्स के अंदर। और मैंने नीचे लिखा है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। तो ये देखिए ये ज़मीन है, और ज़मीन के ऊपर हम जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमने मकान बनाए हुए हैं, ये ज़मीन का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते होते हैं क्रस्ट। अब ये मैं कायनात की तो नहीं बात कर रहा,
मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अर्थ क्रस्ट की। तो जमीन की सतह के ऊपर जो चीज सबसे ज्यादा एलिमेंट है वो कौन है? ऑक्सीजन। तो ये देख लेना कि अर्थ क्रस्ट पूछ रहा है या यूनिवर्स पूछ रहा है। अगर तो यूनिवर्स पूछे, कायनात पूछे, तो उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। और अगर जमीन का ऊपर वाले हिस्से पे देखे तो वो कौन सी चीज है? ऑक्सीजन। अब एक और है जी कि सबसे ज्यादा मेटल अर्थ क्रस्ट में कौन सी पाई जाती है? तो आपने याद रखना है एल्यूमिनियम। ये जो दरवाजों के नीचे लगाते हैं हम, या रेलिंग वाली जो खिड़कियां होती हैं उनके अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एल्यूमिनियम। तो क्रस्ट या जमीन के ऊपर हमें सबसे ज्यादा मेटल कौन सी मिलती है, धात कौन सी मिलती है? एल्यूमिनियम। उसके बाद आयरन है, लोहा जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आता है जी इन द हार्ट चैम्बर्स आर। तो आपको पता है कि दिल के अंदर चार ही खाने होते हैं, दो ऊपर वाली साइड पे होते हैं और दो नीचे वाली साइड पे होते हैं। तो ये आपने जनरल याद रखना है कि जो आपके पास है ये कुछ हार्ट है, तो इसके ऊपर दो ऊपर खाने होते हैं और दो क्या होते हैं? नीचे। एक दो तीन चार। तो ये चार खाने होते हैं हार्ट के। दिल के अंदर चार खाने होते हैं, तो चैम्बर्स कहते हैं खानों को। उसके बाद हमें याद रखना विटामिन फ्रॉम सन। हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं, तो कौन सा विटामिन हमें सूरज की रोशनी से मिलता है? तो आपने याद रखना है विटामिन डी। डी का वैसे याद रखना है, डी का मतलब डायरेक्ट। तो डायरेक्ट सूरज से जो विटामिन मिलेगा वो कौन सा होगा? विटामिन डी होगा। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, डी का मतलब डे। दिन के वक्त जो हमें रोशनी मिलती है तो उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। अब उसके बाद आपने याद रखना जी क्लेमेडोमोनास। तो क्लेमेडोमोनास असल में क्या है? एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है और एक इस तरह से, ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ग्रीन कलर का होता है, सब्ज रंग का एक जानदार होता है, उसको हम कहते हैं क्लेमेडोमोनास। और ये क्योंकि ग्रीन कलर का होता है तो इसलिए आप इसको कहना, ये किसकी किस्म है? एल्गी की। एलजी वही चीज़ होती है जो कुएं वगैरह में या हमारे जो ट्यूबवेल के वो जो होता है अगला हिस्सा जिसमें पानी इकट्ठा होता है उसके अंदर जो काई लगी होती है सबज सबज, उसे हम क्या कहते हैं? एलजी। तो सबज रंग का ये भी होता है, तो ये किस नस्ल में आएगा? तो एलजी में आएगा। तो क्लेमेडोमोनास किसकी नस्ल है? एलजी की। वो पूछेगा ये फंजाई की या एलजी की या वायरस की या बैक्टीरिया की, तो आपने ग्रीन कलर का ध्यान में रख के एलजी पे टिक कर देना। टेबल साल्ट, घरों में हम नमक इस्तेमाल करते हैं, उसे खाने का नमक भी कहते हैं, उसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, उसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के तीन नाम आपने याद रखने हैं। कौन कौन से? एक आपने याद रखना है टेबल साल्ट, एक आपने याद रखना है सोडियम क्लोराइड, और एक आपने याद रखना है इसको सी साल्ट भी कहते हैं। यानी समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा नमक कौन सा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। तो मोस्ट कॉमन साल्ट इन सी वाटर, तो आपने कह देना सोडियम क्लोराइड। टेबल साल्ट आ जाए तो भी याद रखना सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड आ जाए तो उसका फार्मूला होता है NaCl। अब आगे है जी आयोडीन। जिन जहाँ इंसानों के अंदर जो है ना आयोडीन की कमी हो जाती है तो उनका यहाँ पे ना एक गल्लर सा बन जाता है, ग्वाइटर, गला फूल जाता है। वो असल में किस बीमारी की वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से। आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर हजरात क्या करते हैं? वो कहते हैं जी कि आयोडीन मिला नमक खाना चाहिए ताकि आयोडीन की कमी पूरी हो, और वो इंसान जो है ना या हम जो लोग हैं वो आयोडीन की कमी की वजह से उस बीमारी का शिकार ना हो। तो जो यहाँ पे ये साइडों पे हमारे ये गर्दन के साइडों पे यहाँ पे ग्लैंड होता है, उसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। तो याद रखना थायराइड ग्लैंड जहाँ पे आ जाए तो उसके अंदर क्या चीज़ जमा होती है? आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से क्या पैदा होती है? एक बीमारी जिसे ग्वाइटर कहते हैं या गल्लर की बीमारी कहते हैं। ग्वाइटर, ग्वाइटर या गल्लर की बीमारी, यानी ये जो गला फूल जाता है। और वो किस किस चीज़ की वजह से होती है? आयोडीन की कमी की वजह से होती है। तो आपने ये सवाल याद रखना है कि आयोडीन इज अकोमोडेटेड। आयोडीन कहाँ पे इकट्ठा होता है? इन थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के अंदर इस्तेमाल इकट्ठा होता है। और ये इंसान के अंदर कितनी ज़रूरत होती है? 15 से 20 मिलीग्राम। आगे देखें जी। अब यही ग्लैंड से पहले तो ये देखना ग्लैंड होती क्या चीज़ है। ग्लैंड एक ऐसी चीज़ होती है इंसान के जिस्म के अंदर जो, जैसे हमारे मुंह में थूक पैदा होता है तो ये हमारे ग्लैंड है मुंह के अंदर जो क्या करते हैं? थूक खारिज करते हैं। इसी तरह से आपने याद रखना हमारे जिस्म के अंदर भी क्या है? छोटे छोटे पार्ट्स हैं
जो क्या करते होते हैं, कोई ना कोई चीज़ खारिज करते रहते हैं जिस्म के अंदर, लिक्विड की शक्ल में, पानी की शक्ल में, हार्मोन्स की शक्ल में। तो ग्लैंड उस चीज़ को कहते हैं। ग्लैंड की दो किस्में हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अगर तो वो क्या करे, डायरेक्ट खून के अंदर खारिज कर दे ग्लैंड हार्मोन्स को, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोक्राइन। और अगर वो किसी नाली के अंदर खारिज करता है, किसी ट्यूब या जैसे खून की नालियां होती हैं उनके अंदर खारिज करता है, तो उसे कहते होते हैं एक्सोक्राइन। अब हमारे जिस्म में बस इस तरह से याद रखने के सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा और सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा। हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा मटर के दाने के जितना एक ग्लैंड है, जिसे हम कहते होते हैं पीनियल ग्लैंड। तो हमारे जिस्म में सबसे जो छोटा ग्लैंड है वो पीनियल ग्लैंड है। और ये पीनियल यहाँ से पी से याद रखने, मटर के दाने जितना होता है, और वो हमारे दिमाग के अंदर मौजूद होता है। और सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो आपने याद रखना, लिवर को कहते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर है और सबसे छोटा ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड है, जो कि दिमाग के अंदर मौजूद होता है। आगे चलते हैं जी, इसी चीज को लेके चलते हैं। ये कुछ मैंने लिखे हैं जी, विटामिन ए की कमी से क्या बीमारी पैदा होती है, विटामिन बी की कमी से क्या बीमारी पैदा होती है, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से और विटामिन के की कमी से। तो ये आपने ट्रिक याद रखना है पंजाबी में। विटामिन ए की कमी से, ए का मतलब होता है अंधापन, तो यानी अंधापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लाइंडनेस। तो अगर विटामिन ए की कमी हो तो आपने कहना है जी कि अंधेपन की बीमारी पैदा होती है, यानी कि ब्लाइंडनेस की। विटामिन बी, उसकी कमी से क्या जिसम में बीमारी पैदा होती है, बी का मतलब बेरी बेरी, ये एक बीमारी का नाम है। तो आपने कहना विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी बीमारी पैदा होती है। विटामिन सी, सी जो है आपने इसको याद रखना है, सुक्रवी, यानी मसूड़ों की बीमारी है, जल्द की बीमारी है एक। तो आपने सी से सुक्रवी याद रखना, बी से बेरी बेरी और ए से अंधापन या ब्लाइंडनेस। आगे का डी, डी पंजाबी में कहता था विटामिन डी की कमी से क्या होगा, डिंगापन होता है। डिंगापन क्या होता है, टेढ़ापन। तो हड्डियों की बीमारियां जो हैं जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, उसको पंजाबी में याद रखने के डी का मतलब डिंगापन, और अगर इंग्लिश में याद रखें तो रिकट्स, हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। ये आमतौर पर बच्चों की बीमारी होती है। विटामिन के का मतलब क्लॉटिंग, हमारे जिसम पे कोई चोट लगती है और हमारा खून जो होता है ना वो बहना शुरू हो जाता है। तो अगर विटामिन के हमारे जिसम में कम होगा तो ब्लड जल्दी नहीं जमेगा हमारे उस जख्म के ऊपर, लोथरा बहुत देर से बनेगा। और अगर हमारे विटामिन के हमारे जिसम में सही होगी तो हमारा जो खून है वो जल्दी जम जाएगा। तो इसका मतलब है विटामिन के की अगर कमी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग यानी खून जो है वो जल्दी नहीं जमेगा। तो ये आपने विटामिन ए बी सी डी और के को याद रखना है। ये सी वाला पूछ लेते हैं, सी विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम होता है विटामिन सी। आगे हम चलते हैं जी, जैसा कि ये है वो कहता है जी किचन में अगर काम करना हो तो कौन सा लिबास जो है ना वो ज्यादा सेव होता है। उन्होंने लिखा हुआ था रेशम का, यानी कि उसको क्या कहते होते हैं, कॉटन का। कॉटन का जो होता है वो आम होता है, रेशम का सूट होगा या आपके पास लॉन का सूट होगा। तो इस तरह से उन्होंने जनरल नॉलेज में पूछना है, तो आपने हमेशा याद हम किचन में जब भी काम करें आप कॉटन का सूट पहना होगा तो वो ज़्यादा सेफ होगा। रेफ्रिजरेटर तो आपको पता है, हमारे जो फ्रिज होते हैं उनके अंदर पानी ठंडा होता है, तो पानी को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस को NH3 कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि रेफ्रिजरेटर्स के अंदर कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, अमोनिया गैस, और वो पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद है जी बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी वाले हैं। आपने याद रखो कि डॉक्टर हजरात कहते होते हैं मोस्टली कि ये जो फलाने बंदे को हड्डियों की बीमारी का शिकार है, ख़ास तौर पे औरतें, कि उनकी हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं। और औरतों में यह बीमारी ज़्यादा होती है हड्डियों की कमज़ोरी वाली, तो उसको कहते होते हैं ऑस्टियोप्रोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्टियोप्रोसिस। तो वहीं से याद रखें कि ऑस्टियोप्रोसिस जहाँ पे भी आ जाए तो ये होता है हड्डियों की बीमारी। तो इसका मतलब है हड्डियों को स्टडी करना हो तो उसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहेंगे, ऑस्टियोलॉजी। यानी ऑस्टियोप्रोसिस एक बीमारी है जो हड्डियों की होती है। उधर से याद रखना कि
ऑस्टियोलॉजी क्या होती है जी? स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों को स्टडी करना, हड्डियों का मुतालिया क्या कराता होता है? ऑस्टियोलॉजी। मसल्स, आपको पता है मसल्स क्या होते हैं? गोश्त के वो पार्ट होते हैं, जैसे हमारे थाइज वगैरह या हमारे ये बाजुओं वगैरह में, उन मसल्स का जो मुतालिया होता है, यानी कि कोई भी मसल्स हैं उनका अगर मुतालिया किया जाए तो उसे कहते थे मायोलॉजी। मायो का मतलब ही होता है मसल्स। मायो का मतलब क्या होता है? मसल्स। तो मसल्स का मुताबिक क्या रहता है? मायोलॉजी। ऑस्टियो का मतलब बोन्स होता है, तो ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है? हड्डियों का मुताबिक। अब आते हैं जी, कुछ अल्फाज लिखे होते हैं पुराने ज़माने के, कोई खतूत वगैरह मिल गया या कुछ भी मिल गया, उनको अगर साइंटिफिक स्टडी यानी कि साइंसी तरीके पर उनको मुतालिया किया जाए तो उसे हम कह देते हैं फिलोलॉजी। फिलो का मतलब ये होता है कि जो आपने टेक्स्ट वगैरह उनको साइंसी अंदाज में पढ़ना है, तो फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। जो आपके टेक्स्ट हैं, लिखी हुई कोई भी चीज़ है, उसको साइंसी अंदाज में पढ़ना हो। तो ये देखना, स्टडी ऑफ बोन्स, बोन्स आ जाए तो ऑस्टियो, मसल्स आ जाए तो मायो, और अगर लिटरेरी टेक्स्ट आ जाए तो फिलो। पहला सेटेलाइट जो है वो किसने भेजा था? रूस ने। जो सेटेलाइट, यानी सेटेलाइट वो चीज़ होती है जो कि इंसान जो होता है ना, वो ज़मीन के इर्द घूमने के लिए भेजा जाता है। तो सेटेलाइट क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ के गिर्द घूमती है, उसे हम क्या कहते होते हैं? सेटेलाइट। तो सेटेलाइट पहले किसने भेजा था? रूस ने, ये भी आ जाता होता है। और फिर उसने कहा जी कि रूस ने भेजा था, तो कब भेजा था? तो 4 अक्टूबर 1957, 1957 में भेजा था। तीसरा सवाल बनता होता है कि चलो ये भी ठीक है कि रूस ने पहला सेटेलाइट भेजा 1957 में, उसका नाम क्या था? तो स्पुतनिक 1 या स्पुतनिक 1 भी कहते होते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को आपने पंजाबी में, अगर मोस्टली जिनको नहीं पता, नॉन साइंस वाले सब्जेक्ट्स वाले बच्चे हैं, तो प्लांट्स का आपका मतलब क्या होता है? बूटे होता है, पौधे। तो प्लांट्स की स्टडी को बूटे कहते हैं या तो बॉटनी कहते हैं। और एनिमल्स, एनिमल्स कहाँ पे होते हैं? चिड़ियाघर में। तो चिड़ियाघर में जू उसको कहते हैं। तो जू में क्या होते हैं? जानवर। तो अगर जानवरों की स्टडी करनी होगी तो जूलॉजी, और अगर प्लांट्स की स्टडी करनी हो तो पौधे यानी कि बूटे पंजाबी में कहेंगे। तो प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी और जानवरों की स्टडी को जूलॉजी। मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं? वो जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, उन्हें कहते हैं मैमल्स। तो मैमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? मैमोलॉजी। और आखिर में दो है जी कि हमें मिट्टी मिलती है कहीं पे और हमने स्टडी करना कि वो मिट्टी किस किस्म की है, कैसी है, कहाँ से आई है। तो यानी कि सॉइल की स्टडी को, ये सारे सवाल है ना, ये पास पेपर्स में आए हुए हैं पीपीएससी के, तो इसलिए इनको अच्छे तरीकों से देखना है। स्टडी ऑफ सॉइल, तो सॉइल आपने याद रखना है जी, अगर ना भी याद है तो सॉइल कहाँ पे मौजूद होती है? पाँव के नीचे मौजूद होती है। तो यानी कि पैदल बंदा जा रहा हो तो पाँव में क्या पड़ती है? मिट्टी मिलती है। तो आपने स्टडी ऑफ सॉइल आ जाए तो रट्टा लगा लें पेडोलॉजी, यानी पैदल जा रहे हैं तो रास्ते में क्या आ रही है? पाँव के नीचे मिट्टी आ रही है, तो मिट्टी सॉइल ही होगी। तो सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। कैंसर, अब हमारा हमें पता है कि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, जो कैंसर वाले होते हैं, उनके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के जो कैंसर के शिकार सेल्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। यानी कि कैंसर को स्टडी करना तो उसे हम कहते थे ऑन्कोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ऑन्कोलॉजी वाला, क्योंकि इसमें मोस्टली जो है ना वो कैंसरोलॉजी भी लिख देते हैं या कोई और चीज़ है, तो इसको आपने याद रख लेना। ये स्टडी वाला पोर्शन तो ख़ास तौर पर। और ये आपके पास है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर असल में क्या है कि जॉन हैरिसन एक साइंसदान था, वो समुंदर के सफ़र पे जा रहा था, तो उसने ना समुंदर का एक जगह से दूसरी जगह पे लंबाई मालूम करनी थी, यानी कि लॉन्गिट्यूड, समुंदर के अंदर मालूम करना था, फासला मालूम करना था एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके लिए उसने एक डिवाइस इस्तेमाल की थी जिसे कहते हैं क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर समुंदर के ऊपर लॉन्गिट्यूड या लंबाई मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जॉन हैरिसन ने सबसे पहले बनाया था। आई होप कि आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। इनको वीडियो पॉज करके आप लोग लिख भी सकते हैं या इनको बार बार सुन भी सकते हैं, और इनको फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करें। अल्लाह हाफिज़।